नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी न्यूज पर। इंडिया का डीएनए, जैसा कि हमने आपको कहा था कि 10 बजे के करीब जिस वक्त हमारा सेशन शुरू होगा, आज कहीं ना कहीं इस मन से आप ये जानेंगे कि 2019 में डीएनए भारत का क्या कहता है, 2019 के लिए राजनीति की पाठशाला क्या है, और आज से कहीं ना कहीं मैंडेट जो है वो जनता का या फिर जो आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार करना क्या है। तो हम पहले सेशन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त जो पहले मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो बेहद खास हैं। तो मैं सोच रहा था कि उनका इंट्रोडक्शन, उनका तारुफ किस तरीके से किया जाए। तो मुझे ये ख्याल आया, क्योंकि जिस वक्त उन्होंने फौज की अगुवाई की, फौज को लीड किया, तब भी शानदार पारी खेली, लेकिन उसके बाद एक सिपाही के तौर पर उन्होंने दूसरी पारी की शुरुआत की, तब भी शानदार पारी खेली। जी हां, राजनीतिक सिपाही के तौर पर 5 साल पूरे किए और उससे पहले थल सेना अध्यक्ष के तौर पर जब अपनी पारी खेली वो भी शानदार थी। हमारे बीच मौजूद हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनरल वीके सिंह। बहुत बहुत स्वागत है, गाजियाबाद से सांसद हैं। और एक बार फिर से वीके सिंह साहब, आप दोबारा से लड़ाई की तैयारी में है, यानी से दोबारा से लड़ने की आपकी तैयारी है? सुधीर, लड़ने की तैयारी नहीं है, जनता का विश्वास जीतने की तैयारी है। जनरल सिंह, आपके साथ मैं अदिति हूँ सर। आप सर विदेश राज्य मंत्री हैं, आप सांसद भी हैं सर, लेकिन एक आम नागरिक के जहन में आप सबसे पहले फौजी हैं। तो मेरा जो आपसे सवाल है सर वो ये है, अब जब आप चुनाव में जा रहे हैं, बीजेपी चुनाव में जा रही है सर, तो आप जब वोट मांग रहे हैं तो क्या ये वोट 16 मई 2014 से 13 फरवरी 2019 के काम पर है, या फिर 14 फरवरी 2019 से 31 मार्च 2019 के काम पर? आप मेरा सवाल समझ गए सर, आपकी स्माइल बता रही है। ये हम जो लोगों को वोट के लिए कह रहे हैं वो पूरे कार्यकाल के लिए कह रहे हैं। जनरल साहब, एक फौजी होने के नाते मैं आपसे इस सवाल की शुरुआत इस तरीके से करता हूं। एक फौजी होने के नाते, जब आप 5 साल मंत्री भी रहे, सरकार में भी रहे, और पिछले दिनों से जिस तरीके का नैरेटिव एक सेट हुआ कहीं ना कहीं भारत में कि बालाकोट के बाद जिस चीज़ को लेकर के पूरी दुनिया ने हम पर शको शुबा नहीं किया, लेकिन हमारे देश के भीतर ही फोर्सेस पर सवाल उठाए गए, कहा गया कि सबूत लाए, या फिर कहा गया कि सिर्फ पेड़ मार करके गिरा करके लेकर के आ गए। एयर चीफ को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो नैरेटिव लगातार जारी है। एक फौजी होने के नाते और एक मंत्री होने के नाते आप इसे कैसे देखते हैं सर? ये किस तरीके का माहौल तय किया गया? देखिए, मैं 2-3 चीज़ देखता हूँ उसमें। फौजी होने के नाते मुझे गुस्सा आता है जब कोई फौज के ऊपर उंगली उठाता है। दूसरी चीज़, इसमें ज़रूरी ये नहीं है कि आप बालाकोट गए या कहीं और गए। इसमें ज़रूरी ये है कि शीर्ष नेतृत्व ने एक ऐसा निर्णायक फैसला लिया 1971 के बाद, और ये फैसला था कि आतंकवाद की लड़ाई में भारत सीमाओं में बंधा नहीं रहेगा। और ये चीज ज्यादा जरूरी है। और इस बीच इसके अंदर अगर किसी को कोई शक शुबा सेना के ऊपर उंगली उठाते हैं, ठीक है, मैं 1 सेकंड के लिए आपको बीच में इस कारण से रोकना चाह रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। क्योंकि मैं ये कह रहा था, जैसे हमने शुरुआत में की कि उत्तर प्रदेश से रास्ता दिल्ली का होकर के जाता है, मिशन 74 दिया गया है। अब हम तो कहते हैं उनको चाणक्य, जिन्होंने मिशन 74 दिया है, उन चाणक्य के एक अगले चाणक्य हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, और हमारे साथ जनरल वीके सिंह लगातार जुड़े हुए हैं। मौर्य साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनरल साहब, आप पहले जवाब पूरा कर लीजिए, फिर मैं केशव साहब से बात करूँ। देखिए, जवाब मैंने पूरा कर दिया। निर्णायकता जरूरी है, भारत अपनी सीमाओं में बंधा नहीं रहेगा वो जरूरी है, और इन सब के साथ कैसे आप आगे बढ़ते हैं, बाकी देशों का समर्थन लेते हैं, वो जरूरी है। और सबसे जो पहली बात जो आपने पूछी कि आपको कैसा लगता है जब लोग बाग सेना पर उंगली उठाते हैं, जो लोग अपनी सेनाओं पर शक करते हैं उनको किसी शब्दकोश में
किसी शब्द से नहीं आंका जा सकता। वो बिल्कुल नीचे लेवल पर गिर गए हैं, जिनको सिर्फ एक निकृष्ट राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक, केशव प्रसाद मौर्य जी, इसी चीज को मैं अगर ऐड ऑन करना चाहूं, हालांकि उत्तर प्रदेश का मैं गणित उससे पूछूंगा, आप क्योंकि लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, जनरल वी.के. सिंह इस वक्त वहां मौजूद हैं, वो भी गाजियाबाद की जनता का और आसपास उत्तर प्रदेश की जनता का मूड बता रहे हैं। कितना बड़ा इशू है सर इस वक्त जनता के बीच पुलवामा? कितना बड़ा इशू है? उसके बाद जो पूरे देश में हमने माहौल देखा कि कहां है सबूत लेकर के आइए, देखिए पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया गया, या फिर वहां वो जो पाकिस्तान के चैनलों पर सबूत दिखाए जा रहे थे, कुछ नहीं हुआ, वो यहां के नेता बोल रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जब देश की सेना कोई गौरव करती है, देश की सेना जाकर के दुश्मन की जमीन पर जो आतंकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, उस आतंकी प्रशिक्षण केंद्रों को नष्ट करती है, तो पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा होता है। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से यह एक बड़ा विषय जरूर है आज की तिथि में, क्योंकि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, सेना के पराक्रम पर एक तरफ वह लोग हैं जो गर्व करते हैं और एक तरफ वह लोग हैं जो शक करते हैं। जो भाषा कोई पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सहित कोई मंत्री नहीं बोल सकता, कोई पार्टी का, पाकिस्तान की किसी पार्टी का नेता नहीं बोल सकता, अगर वह भाषा भारत की सबसे पुरानी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस के सलाहकार बोले। मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो 2017 में हमारी सरकार बनने से पहले तक सत्ता में थे, उनके महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल जी बोले, या रोज आने जैसे लगता है कि सेना के ऊपर सवाल उठा करके उनको सफलता मिलेगी या एक वोट बैंक उनका खड़ा होगा, इससे लोगों में बहुत गुस्सा है। और इस गुस्से का जवाब मुझे पूरा विश्वास है, देश चाहता है कि इस देश से आतंकवाद का अंत हो जाए, और आतंकवाद का अंत करने के लिए जो पराक्रम हमारी सेना ने किया है, मैं तो सेना के हर उस जवान का अभिनंदन करता हूं, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से सफलता ये अर्जित की गई है, इसके पहले भी हमारे ऊपर हमले होते रहे लेकिन जवाब नहीं दिए जाते थे, लेकिन आज जवाब देने का काम हो रहा है। इसके कारण से एक देश के अंदर आत्मविश्वास जागृत हुआ है कि अब अगर हमारे ऊपर कोई हमें आंख दिखाएगा तो हमारी सेना में इतनी सामर्थ्य है, जो विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना है, कि उस दुश्मन की आंख भी निकाल लेंगे। बिल्कुल जनरल सिंह, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य जी ने छोड़ा है वहीं से आगे लेकर जाती हूँ। आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उन्होंने कहा हमने सबूत दे दिए सरकार को। क्या हम देखेंगे, क्या हिंदुस्तान की जनता देखेगी कि उन सबूतों को सरकार किसी पॉइंट पर नियर फ्यूचर में या आगे जाके पब्लिक कर दे? ऐसा होता देखते हैं आप जनरल जो सवाल उठाने वाले हैं वो बहुत छोटी संख्या में, बहुत छोटी संख्या में, और जो विश्वास रखने वाले हैं वो बहुत बड़ी संख्या में। या छोटी और बड़ी संख्या, जहां जरूरत होगी उसका प्रमाण, अगर सेना के किसी अधिकारी ने यह बोल दिया है कि हाँ ऐसी कार्रवाई हमने किया है, तो यह देश पूरा विश्वास करता है। कुछ नेता विश्वास करते हैं, उसकी परवाह हमें नहीं। ठीक, जनरल सिंह। देखिए, ऐसा है कि सेनाएं जब अपना काम करती हैं, वो अपने काम को पूरा करती हैं, और जब पूरा करती हैं तो बताती हैं कि काम पूरा किया, और पूरा नहीं करती हैं तो बताती हैं कि काम पूरा नहीं किया। अब इसके अंदर छींटाकशी की क्या आवश्यकता है? क्या आपको अपनी सेनाओं पर विश्वास नहीं है? क्या आपको इस चीज़ पर विश्वास नहीं है कि सेना हमारे सीमाओं की रक्षा करेगी? क्या आपको इस चीज़ पर विश्वास नहीं है कि जो सैनिक वहाँ पर खड़ा है वो बखूबी बिना कुछ राजनीति के देश की रक्षा कर रहा है? तो जो इसके ऊपर राजनीति हो रही है, इसीलिए मैंने कहा वो निकृष्ट तरीके की राजनीति। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां से वापस लेकर के आता हूं 2019 के चुनाव पर। केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। यहां पर अमित शाह मिशन 74 की बात करते हैं। अब आपको क्या लगता है, मिशन 74 का नंबर 1 प्लान क्या है? दूसरा, क्या ये डे ड्रीमिंग नहीं है? क्योंकि यहां पर पहले तो महागठबंधन नहीं था, अब महागठबंधन असल में है। देखिए, 2019 में जहां हम खड़े हैं, 2014
से बहुत अच्छी स्थिति में खड़े हैं। एक तरफ तथाकथित रूप से कह लीजिए कि सपा बसपा का एक ऐसा गठबंधन कहते हैं, उसे मैं ठगबंधन कहता हूं, वह जरूर है, लेकिन जनता ने यह जान लिया है कि यह गठबंधन क्यों हुआ है। उस गठबंधन का एक ही लक्ष्य है कि इस देश के अंदर अब मजबूत सरकार ना बनने पाए, इस लक्ष्य के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। और मजबूत सरकार यह देश जानता है, देश की जनता जानती है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2019 में बनने जा रही है। जितना बड़ा समर्थन हमको प्राप्त हो रहा है, संगठन ने जितना जमीनी स्तर पर काम किया है, विरोधी विपक्षी की जो हमारे, चाहे वो सपा के हों, चाहे बसपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, मैं इनको तीनों को अलग अलग करके नहीं देखता, क्योंकि 10 साल केंद्र में श्री मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में जो सरकार चली थी, उसकी बैसाखी के रूप में सपा बसपा ने ही सपोर्ट किया था। और अगर ये सपा बसपा के लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो मनमोहन सिंह जी की सरकार नहीं चल सकती थी। अगर 10 वर्ष समर्थन इन्होंने दिया, इस बार के लोकसभा चुनाव में अभी तक सपा बसपा की ओर से रायबरेली और अमेठी का कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया, और कांग्रेस की ओर से सपा परिवार के लोगों के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं घोषित किया गया। तो मैं यह मानता हूं ये तीनों मिले हुए हैं, लेकिन ये तीनों मिले हुए हैं तब भी 100 में 60 हमारा, लेकिन बाकी में बंटवारा। ये मिलके ही तो ठीक है। मैं क्योंकि जनरल साहब के पास भी इसका जवाब लूंगा, जनरल साहब आपके पास मैं आता हूं, लेकिन केशव जी ये मिलके ही तो कहा जा रहा है ना कि ये ज्यादा बड़ी चुनौती है। मिलके ही तो ये 52% हो जा रहा है, मिलके ही तो भारतीय जनता पार्टी का वोट कम रह जा रहा है। कह रहे यही क्योंकि एक जातीय गठबंधन बनाया, उस जातीय गठबंधन की काट कम से कम यूपी की पॉलिटिक्स में आपके पास। देखिए, जातिवाद की दीवार ढह गई है, इस समय विकासवाद की दीवार इतनी बड़ी हो गई है कि जातिवाद की दीवार उसमें नहीं दिखाई दे रही है। बची खुची कसर प्रियंका जो बची खुची आप मिसेज वाड्रा जी के जाने का प्रभाव इतना है कि सिर्फ राहुल गांधी जी को अमेठी में लड़ने की जो स्थिति थी वो छोड़ करके उनको केरल जाना पड़ रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका कितना प्रभाव है। और हम लोगों को भी पता है और आपको भी पता है, क्योंकि आप रोज खबर भी कर रहे हैं, कोई प्रभाव नहीं है यूपी में। सपा बसपा कांग्रेस या तीनों मिलकर के एक लक्ष्य लेकर के कि हमें मोदी जी को रोकना है, और उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि हमें मोदी जी को लाना है। जब सपा की सरकार यूपी में थी तब हम 73 सांसद जीते थे, गुंडागर्दी थी, प्रशासन का दुरुपयोग था। आज निष्पक्षता से लोगों को वोट देने का मौका है, इसलिए हम दावे से कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी अगर यह बात कह रहे हैं कि हम 73+ सांसद इस बार जिता करके लाएंगे, तो उस विश्वास के बल पर हम बोल रहे हैं कि जनता आज हमारे साथ है। हमने गरीब कल्याण के लिए, किसान कल्याण के लिए, समाज के हर वर्ग के लिए, सबके साथ सबके विकास की जो बात कही गई उसके अनुसार हमने काम किया है। उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मिल रहा है। ठीक, केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं आपसे राम मंदिर को लेकर सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले जनरल साहब का रुख करना चाहती हूँ। जनरल साहब, विदेश नीति के बारे में आपसे खुलकर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे पहले मुझे चुनाव याद नहीं आते कि इंटरनेशनल आपकी डिप्लोमेसी ने इतना डोमिनेट किया हो आपके इलेक्शन के नैरेटिव को या इलेक्शन के डिस्कोर्स को। प्राइम मिनिस्टर मोदी लगातार कहते आए, लुक वेस्ट एक्ट ईस्ट। आपने वेस्ट को साधा, कोई डाउट नहीं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि यूएनएससी की जो 5 बड़ी पावर हैं उसमें से 4 वेस्ट की हैं और वो चारों आपके साथ हैं। लेकिन ईस्ट में आप और हम दोनों जानते हैं आपके लिए चैलेंज जो है, चाइना को साधने में दिक्कत क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब हम कूटनीति की बात करते हैं, डिप्लोमेसी की बात करते हैं, एक बहुत सीधी सादी चीज़ प्रधानमंत्री जी ने 2014 में कही थी, हमको सबसे दोस्ती करनी है। और आपको पता है कि नहीं पता, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज विश्व के सब राष्ट्रों में भारत ने मंत्री स्तर पर कोई ना कोई गया है और उनके साथ बातचीत की है। और इसीलिए आज सब देश भारत की ओर देखते हैं, भारत की प्रगति की ओर देखते हैं, भारत की आर्थिक नीतियों की तरफ देखते हैं। वो सबको पता है कि भारत जिस प्रकार से है, जिस प्रकार से भारत के अंदर नीतियां चल रही हैं, उनसे विश्व के सब देशों को फायदा होता है। इसीलिए निवेश ज़्यादा आता है और इसीलिए सब लोग हमारे समर्थन में खड़े होते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन के साथ एक बहुत सोच समझकर इस चीज़ के ऊपर कदम उठाए गए कि चीन के साथ संबंध अच्छे करने की कोशिश को ज़्यादा जोर देना चाहिए। जहाँ तक हमारा सीमा विवाद है, उसके अंदर बहुत सी बारीकियाँ हैं, पेचीदगियाँ हैं, और इसलिए
संबंध बढ़ाने के ऊपर काम किया गया है। पीपल टू पीपल कांटेक्ट, व्यवसाय, निवेश, इन सब के ऊपर ध्यान दिया गया है, क्योंकि इससे बाकी मनोवृत्ति के अंदर बदलाव आएगा। अब आप कहेंगे चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, कोई बात नहीं है। हम अपनी कूटनीति की सफलता इसमें मानते हैं कि हम सऊदी अरेबिया के साथ भी अच्छे संबंध रख सकते हैं, ईरान के साथ भी अच्छे संबंध रख सकते हैं, इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध रख सकते हैं, रूस के साथ भी अच्छे संबंध रख सकते हैं, अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध रख सकते हैं। ये हमारी कूटनीति की ताकत है। सर, आपकी कूटनीति की ताकत पर कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है। दरअसल चाइना ने जिस तरीके से मसूद अजहर पर ब्लॉक किया और उसके बाद अमेरिका, रशिया, फ्रांस, कहा गया कि पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने इतनी जल्दी प्रस्ताव मूव कर दिया यूएनएससी में, बहुत बड़ी कामयाबी है और उस पर हर भारतीय को फक्र भी है सर। लेकिन अब आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, हिंदुस्तान में कंपैरिजन की थोड़ी सी आदत है, आपसे मैं पूछूं, पाकिस्तान और चाइना में से किसको साधना ज्यादा मुश्किल है? देखिए, एक उभरती हुई विश्व की ताकत है जो अपने आप को जिम्मेवार ताकत के रूप में उभारने की कोशिश में है। तो अमूमन जब ऐसा होता है तो आप देखेंगे कि उस देश की मनोवृत्ति, उस देश का काम करने का तरीका, उस देश का बाकी देशों से संबंध बनाने का तरीका थोड़ा सा बदलता है। दूसरी तरफ ऐसा देश है जो कटोरा लेके पूरे विश्व में घूम रहा है, उसकी मनोवृत्ति अभी तक इस चीज़ में अटकी हुई है कि किस प्रकार वो भारत को तंग करता रहे, क्योंकि वहाँ पर कौन पावर में है पता नहीं। आमतौर पे लोग बात कहते हैं कि सब देशों के पास सेनाएं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि सेना के पास एक देश है। सारा का सारा अगर वहाँ पर सेनाएं कर रही हैं तो उनका अस्तित्व खतरे में है अगर भारत के साथ संबंध अच्छे होते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन बड़ी चुनौती है, कौन कम चुनौती है। चीज़ें अलग हैं, इनके विषय अलग हैं, इनके साथ काम करने के तरीके अलग हैं, तो इनको इस संदर्भ में लेना चाहिए। और उसका जिक्र कहीं ना कहीं कल प्रधानमंत्री ने किया जिस वक्त वो मैं भी चौकीदार में मौजूद थे। लेकिन केशव जी, आपको क्या लगता है, मैं भी चौकीदार, जब से विपक्ष ने कहना शुरू किया चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भी चौकीदार, उसके बाद हर जगह हमने देखा मैं भी चौकीदार, कल तो लाखों की संख्या में मौजूद थे। मेरा सवाल यह है आपसे कि 2014 में, क्योंकि आप भी एक आम परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, 2014 में जो काम चाय वाला ने किया, विपक्ष के चाय वाला कमेंट ने, 2019 में वो काम चौकीदार कर रहा है। देखिए, जहां तक कांग्रेस और भाजपा या मोदी जी के विरोध में विपक्ष खड़ा है, वह चाहे चाय वाले के नाम पर हो, चाहे चौकीदार के नाम पर हो, चाहे गरीब वर्ग का कोई भी पक्ष हो, उसको गाली देने का ही काम करते हैं। मतलब गरीबी का मजाक और उपहास उड़ाने का काम करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कल 500 स्थानों पर देश के अलग अलग हिस्से में बैठे हुए लोगों के साथ संवाद किया, और जो बातें उन्होंने उस मंच से कही है, उस बात को सुनने के बाद मैं तो ये कह सकता हूं कि इस देश के अंदर जो चौकीदार ही नहीं, जो भी सभी वर्ग के लोग मैं भी चौकीदार इस भाव को लेकर के खड़े हुए हैं, उनको मोदी जी पर विश्वास है और भरोसा है। और जो लोग चौकीदार के नाम पर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपको 2014 का भी मालूम होगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के बारे में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा था कि कांग्रेस के अधिवेशन के परिसर के बाहर चाय लगाने की दुकान लगाने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। देश को दुनिया में एक ऐसी ताकत के रूप में खड़ा करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें अवसर मिला है, और इसके बाद भी ऐसी भाषा का प्रयोग करना, और वह भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के द्वारा, कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि बताइए चौकीदार चोर है। अब भारत के प्रधानमंत्री को एक तरह से सभा में खड़े होकर के आप गाली देने का काम करोगे तो इस देश की 130 करोड़ जनता यह मानती कि हमको गाली दी जा रही है, और इसका जवाब। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं कि चौकीदार तो अमीरों के होते हैं। मैं किसानों के बीच जाती हूं, वो कहती हैं कि उनका कोई चौकीदार नहीं है। बेरोजगारी और रोजगार मुद्दा है, उसको छिपाने के लिए मुहिम ज्यादा बड़ी होगी। अभी मैं कहा करता हूं कि मिसेज वाड्रा को अभी बहुत अध्ययन करने की जरूरत है। उनको कुछ मालूम नहीं है, वो जहां जा रही हैं, क्या बोल रही हैं, उनके भाई क्या बोल रहे हैं, भाई बहन इस समय उनकी भाषा कहीं ना कहीं बौखलाहट है कि 2014 तो हमारे हाथ से गया ही था,
2019 भी उनके हाथ से निकल चुका है। यह डर उनको बौखलाहट में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने के लिए विवश करता है। हम इस देश के चौकीदार के रूप में, इस देश के गरीब के चौकीदार के रूप में, इस देश के विकास की दृष्टि से जहां भी, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, कहां पर कहीं मुकाबले में नहीं है। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, आप में जिन लोगों ने सुना होगा, कि कांग्रेस का टेप रिकॉर्डर नहीं सुनने की जरूरत है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने की जरूरत है। तो ट्रैक रिकॉर्ड नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक एक परिवार के इशारे पर अगर इस देश में सरकार चली, और इस सरकार के चलने के बाद जो आज कह रहे हैं, यही बात ये 10 साल पहले कहे, इसकी यही बात 20 साल पहले कहे, यही बात 30 साल पहले कहे, यही बात देश की आज़ादी के बाद जब बागडोर संभाले उस समय भी कहे। इसलिए देश का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है, कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं। जनरल साहब, एक बार फिर आपके पास ही आ रही हूं। हम लगातार भारत की ताकत का जिक्र कर रहे हैं, उन बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो भारत का सीना गर्व से चौड़ा करती हैं। बल्कि हमने तो अभी एक खबर दिखाई करीब 1 घंटा पहले, इसरो ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। मिशन शक्ति पर बात कर रही हूं। विपक्ष ने आपसे ये कहा, विपक्ष ने सरकार पर यह आरोप लगाया कि उसकी टाइमिंग जो थी वो चुनाव में माइलेज लेने के लिए थी। आप उसको कैसे जवाब देंगे? उन्होंने कहा ये तो आप बहुत पहले कर सकते थे, चुनावों तक ही क्यों वेट किया? और इसमें एक और चीज चल रही है जनरल साहब, वो भी मैं ऐड कर दूं, वो ये चल रहा है कि बीजेपी कह रहे हैं इतनी हाईटेक होगी कि अंतरिक्ष में भी प्रचार चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि मेरे ख्याल से विपक्ष को सिर्फ चीज़ें ढूंढने की आदत है जिनका कोई मतलब नहीं है। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, और ख़ास करके साइंटिफिक प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कुछ उसकी टाइमलाइंस होती हैं, कुछ उसमें काम करने के लिए अलग अलग चीज़ें चेक की जाती हैं। अंतरिक्ष के अंदर अगर आप किसी सैटेलाइट के लिए एंटी सैटेलाइट वेपन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसको गिराने के लिए कोई काम करना चाहते हैं, बहुत चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कहेंगे कि जी मैं इलेक्शन होंगे, अनाउंस होंगे फला तारीख को, मैं उससे पहले ये काम कर दूंगा, या इलेक्शन अनाउंस होंगे उसके बाद काम करूंगा। इसको उसके साथ जोड़ना हास्यास्पद है। आपने खुद ही कहा हास्यास्पद है। एक्चुअली मेरा सवाल यही था, आप फौजी भी हैं, आप बहुत स्ट्रांगली चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जब ऐसे लोग जिन्होंने अपने 10 साल में डिफेंस डील्स पर कुछ नहीं किया, जिन्होंने फौज के हाथ बांध कर रखे, जिन्होंने साइंटिस्ट को वो आज़ादी नहीं दी, भाई 2 पूर्व साइंटिस्ट निकल कर आए ना, इसरो के पूर्व प्रमुख और DRDO के प्रमुख आए, और उन्होंने कहा ये तो हम बहुत पहले कर सकते थे। क्या लगता है आपको? उस समय गुस्सा आता है, आप आहत महसूस करते हैं, दुखी होते हैं, देश को नुकसान हुआ, क्या महसूस करते हैं? देखो, मुझे ना गुस्सा आता है, ना मैं आहत फील करता हूँ, मुझे उनके ऊपर दया आती है। केशव प्रसाद मौर्य जी, आपको इस पर क्या लगता है, जब देश में इस तरीके का माहौल हो जाए, जैसा आदित्य ने अभी जिक्र किया, माहौल इस तरीके का हो जाए कि आप जो है वो दुश्मन देश जो कि कह रहा है, जिसने 1 घंटे में एक्सेप्ट कर लिया कि जैश ए मोहम्मद ने यहाँ अटैक किया था, आप उस पर बिलीव करने लगे कि अटैक नहीं हुआ है, आप उसके लिए पीस प्राइज की बात करने लगे, वहां के आतंकियों की बात मानने लगे, या फिर कई ऐसे पार्टी के नेता यहां आकर के ये कहने लग जाए कि 2-4 आदमी आकर के अटैक कर देते, थोड़ा ना पूरे देश को अटैक कर दो और उन्हें सम्मान भी दिया जाए। देखिए, तो देश कहां रह जाता है? यह देश अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा, और जिस भाषा में जवाब हमारी फौज दे रही है, उस भाषा में जवाब की कार्रवाई शुरू होने के बाद मैं समझता हूं कि पूरे विश्व बिरादरी में यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक नीति, हम लोग संघ में गीत शुरू में गाया करते थे कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वह काम सब किए चलो। देश की भलाई हमारे पार्टी के एक चाहे वह नेतृत्व करने वाले हों, चाहे बूथ में काम करने वाले हों, सबकी प्राथमिकता रहती है। और जो पाकिस्तान के प्रवक्ता वाली भाषा बोलते हैं, जैसे मोहम्मद के प्रवक्ता वाली भाषा बोलते हैं, उनका हिसाब तो अब जनता की अदालत में पहुंच चुका है, और वह हो जाएगा। पहले चरण का मतदान आ रहा है, और 23 मई जब आएगी तो मैं आज यहाँ कह सकता हूँ 23 मई सपा बसपा कांग्रेस गई, यही संदेश आप सुनेंगे। ठीक है जनरल साहब, जाते जाते अंत में मेरा अंतिम सवाल आपसे यही है, आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या आपको नजर आ रहा है, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है विकास, सबसे बड़ा मुद्दा, या एक बार फिर से मोदी वेव आपको कहीं नजर आ रही है? क्या क्या चल रहा है, और कोई मैजिकल फिगर दे सकते हैं?
देखिए, दो तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं। पहली चीज़, जनता विकास से खुश है, जनता के अंदर विकास पहुंचा है, विकास का प्रभाव है, इसलिए जनता विकास से खुश है। दूसरी चीज़, जनता इस चीज़ से खुश है कि भारत ने एक बहुत निर्णायक फैसला लिया आतंकवाद की लड़ाई में। उनके अंदर खुशी भी है, उनके अंदर जोश भी है, और वो सब के सब मोदी जी के प्रशंसक बन गए हैं कि उनको ऐसा ही एक निर्णायक नेता चाहिए। जनरल साहब, बस बहुत छोटा सा मेरा सवाल है सर। मैं खुद, आप गाजियाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहे सर, वहाँ पे मैं वोटर हूँ। बस एक छोटा सा सवाल, मेरे को एक लाइन में ये जवाब चाहिए। सुषमा जी तो इलेक्शन लड़ नहीं रही हैं, क्या मैं ये मान के चलूँ कि मोदी सरकार के भावी विदेश मंत्री से बात कर रही हूँ सर? क्योंकि बीजेपी तो बहुत कॉन्फिडेंट है इस समय। मैं सैनिक हूँ मैं सैनिक हूँ, अपना काम करता हूँ, और आगे क्या होगा, कौन होगा, वो हमारे प्रधानमंत्री जी इस चीज़ के ऊपर फैसला लेंगे। चलिए ठीक है, मुझे बताया गया, क्योंकि आपको आगे भी जाना है, जनता के बीच है प्रचार के लिए, और केशव प्रसाद मौर्य को भी जाना है। तो जाते जाते सर, आपके पास कोई मैजिकल फिगर क्या अब भी उस पर है? क्या ये डे ड्रीमिंग नहीं है? अभी भी 74 पर है जो अमित शाह ने कहा था, 74 का निश्चित टारगेट तौर से देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हम 73 पार करेंगे। 2014-2017 का चुनाव परिणाम आपके सामने है, और सपा बसपा 2014-17 में अलग अलग लड़े। अगर यह एक नहीं होते तो हो सकता है कुछ सीटों में हमें लड़ाई लड़नी पड़ती, लेकिन इनके एक होने के बाद हम यह मानते हैं कि इनकी एक होने के बाद हमारे पक्ष में माहौल और अच्छा हुआ है, और सपा बसपा का माहौल खराब हुआ है। किसी सीट पर उत्तर प्रदेश के अंदर जी ना सपा को बसपा का वोट ट्रांसफर हो रहा है, ना बसपा को सपा का वोट ट्रांसफर हो रहा है। ठीक, सारे समीकरण, सबके अपने कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनरल। बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार जोरदार बहुत तालियां बहुत केशव शुक्रिया। प्रसाद मौर्य और जनरल वीके सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया।